सत्ता के एमपीपीएल में आज हम पहुंचे हैं मुगावली विधानसभा सीट पर। इस सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर मुकाबला दिलचस्प और कड़ा है। इसका कारण है कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर यहां से ब्रजेंद्र सिंह यादव चुनाव जीते थे। बाद में लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में परिस्थितियां बदली, ब्रजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और अब शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली ये सीट है और यही कारण है कि यहाँ का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। इस चुनाव की अगर बात करें, इस उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी से जहाँ ब्रजेंद्र सिंह यादव मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने कन्हैया लाल लोधी को यहाँ से मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर अगर यहाँ का जातिगत समीकरण समझा जाए या फिर वोटरों के मिजाज को समझा जाए तो बिल्कुल अलग तासीर मुगावली विधानसभा सीट की है। एससी एसटी के सबसे ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं। इसके अलावा यादव और लोधी दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके साथ ही चाहे हम ब्राह्मण वोटरों की बात करें या मुस्लिम वोटरों की बात करें, उनका भी प्रभाव इस सीट पर है। आज हम मुगावली विधानसभा सीट के सियासी गणित को जानेंगे, जनता के मूड को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर दावेदारों का दम क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मैदान में है। इस चुनावी पड़ताल में दिन भर इसी पे बात होगी, इसी पे चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव ही राज्य की सरकार का फैसला करेंगे। उनमें से एक है ग्वालियर संभाग में आने वाले अशोकनगर जिले की मुगावली विधानसभा सीट। माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की सीटें प्रदेश की सत्ता की चाबी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में से जो भी पार्टी इन सीटों को जीतने में कामयाब होगी वो प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर आसीन होगी। ऐसे में मुगावली सीट भी काफी अहम मानी जा रही है। सीट की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि मुगावली सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीटों में से एक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस का हाथ छोड़ने और बीजेपी का दामन थाम लेने के बाद उनके समर्थकों में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों में मुगावली के मौजूदा विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव भी शामिल हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव के इस्तीफा देने के कारण ही मुगावली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश की मौजूदा शिवराज सरकार में ब्रजेंद्र सिंह यादव को राज्य मंत्री बनाया गया है। मुगावली सीट का चुनावी इतिहास। आजादी के बाद 1957 में अस्तित्व में आई मुगावली विधानसभा सीट पर अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और ये सीट पर होने वाला 15वां चुनाव है। मुगावली सीट पर अब तक हुए चुनाव। सबसे पहले 1957 में सीट पर चुनाव हुआ। तब खलक सिंह प्रत्याशी अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 142 वोटों से जीत दर्ज की थी। साल 1962 के विधानसभा चुनाव में चंद्रभान सिंह प्रत्याशी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 3745 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1967 को लेकर बात की जाए तो इस चुनाव में सी सिंह प्रत्याशी स्वतंत्र पार्टी ने 29,428 वोटों से जीत दर्ज की। इसके अलावा 1972 में हुए चुनाव में गजरा सिंह प्रत्याशी भारतीय संघ ने 6,787 वोटों से जीत हासिल की। 1977 में हुए चुनाव को लेकर बात करें तो चंद्रमोहन रावत प्रत्याशी जनता पार्टी ने 1,480 वोटों से जीत दर्ज की। 1980 के चुनाव में गजराम सिंह प्रत्याशी इंडियन नेशनल कांग्रेस आई ने 9,656 वोटों से विजय परचम लहराया। इसके अलावा 1985 के चुनाव में गजराम सिंह ने एक बार फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर 4,377 वोटों से अपनी जीत दर्ज की। 1990 को लेकर बात करें तो इस चुनाव में देशराज सिंह प्रत्याशी बीजेपी ने 6,894 वोटों से जीत हासिल की। 1993 के चुनाव में आनंद कुमार पालीवाल प्रत्याशी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 771 वोटों से जीत का परचम लहराया। 1998 के चुनाव में राव देशराज सिंह यादव जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे, उन्होंने 7,736 वोटों से जीत हासिल की।
2003 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान ने 9,576 वोटों से जीत का परचम लहराया। 2008 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राव देशराज सिंह यादव ने 21,045 मतों से अपनी जीत हासिल की। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह यादव ने 2,136 मतों से जीत का परचम लहराया था। उपचुनाव क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों हो रहा है, ये तो सर्वविदित है, बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। बाकी हमारी मंगावली के विषय में बात करें कि मंगावली की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ना यहाँ कोई फैक्ट्री है। यहाँ के व्यक्ति, बच्चे, युवा गुजरात, आपके अहमदाबाद इस साइड अपने रोजगार के लिए जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई फैक्ट्री हो, व्यवस्थाएं हो। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए 100 बेड का अस्पताल तो है, पर उसमें मशीनरी नहीं है, उसमें डॉक्टर नहीं है। अगर किसी गंभीर समस्या के लिए हमें 100-200 किलोमीटर भागना पड़ता है, पैसे की भी हानि होती है, व्यक्ति की कैजुअलिटी भी हो जाती है। तीसरी बात, आपने स्कूल बनवा दिए, शिक्षक नहीं दिए, तो ऐसी सुविधाओं का लाभ भी हम क्यों लें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंधिया जी की कांग्रेस में अवहेलना होने के कारण ये उपचुनाव हम पर थोपे गए हैं और इसका वार हमारी जनता पर ही आना है। थोपे गए हैं या सिंधिया जी खुद गए हैं कांग्रेस को? उनकी अवहेलना हुई है, उनकी निंदा हुई है कांग्रेस में, तो वो कौन रुकेगा उधर? वो तो भागेंगे ही। उपचुनाव होना ही था, फिर सरकार गिराना था। मेरा विचार यही है कि आज चुनाव चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी प्रचार जोरों से कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए मिटा रही है। उसी दौरान अपन नगर को लेके चले, नगर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। ऐसे स्मार्ट सिटी का काम चल तो रहा है, मगर चलने के बाद भी 15 दिन बाद दोबारा रोडें खोदी जा रही हैं, नल द्वारा, फलान द्वारा। ये है स्मार्ट सिटी का काम। जिस तरह का नक्शा उनने बना के दिया था मंगावली को, उस तरीके का काम हुआ ही नहीं है मंगावली में। स्मार्ट सिटी का जो नेता गुण गाते हैं, उस तरह का मंगावली में काम ही नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ले लो, अपने करोड़ों रुपए अपनी उसमें खर्च कर रही है राजनेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उसी तरफ हम उसमें जाओ, अस्पताल में लोगों को वेतन नहीं मिला, सफाई कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिल रहा। ये समस्या मंगावली की सबसे ज़्यादा है। मुकाबले मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जंग, और इस समय हम मौजूद हैं मुगावली विधानसभा सीट पर, जहां 28 के साथ ही यहां भी चुनाव हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवार हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव। कैंपेनिंग यहां पर चल रही है, उन्हीं से बातचीत के लिए यहां पहुंचा हूं। थोड़ी ही देर में वो हमसे मुखातिब होंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ लोग हमारे साथ में हैं। ज़्यादातर देखूं तो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और उनसे ही बातचीत शुरू कर लेते हैं कि आखिर जो चुनाव हो रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि कई सीटों पर जिस तरह से गया, वहाँ का संग्राम देखा कि बीजेपी की जो स्थिति है टाइट है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात करते हैं तो कई सारे फैक्टर उसमें आते हैं। ये भी आता है कि कैंडिडेट के अलावा सीएम शिवराज का चेहरा है, पीएम मोदी का चेहरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है, ये तमाम सारे अन्य फैक्टर बात करेंगे। इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं? चूँकि आप बीजेपी से हैं, जाहिर सी बात है अपनी पार्टी की पैरवी करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लड़ाई क्या है? ये इतिहास का पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। किस तरह की लड़ाई मानते हैं? ये लड़ाई एक विकास की लड़ाई चालू है। कांग्रेस ने जितनी विकास योजनाएं बनाई थी बीजेपी ने, वो कांग्रेस ने पूरी की पूरी बंद कर दी थी। उन्होंने केवल एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया जो सारी जनता को, पूरे मध्य प्रदेश को भली भांति से समझ चुकी जनता। उन्होंने कोई भी ऐसी योजना चालू नहीं की जिससे आम जनता में कांग्रेस भाई जाए। इस वजह से श्रीमंत सिंधिया जी ने ये सोचा कि जो हमने किसानों को वचन दिया था वो पूरा तो हो नहीं सकता है, हम क्या मुँह बताएंगे जनता में। तो उन्होंने वही काम किया
जो दुर्योधन की सभा में एक द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय उनके भाई विक्रांत ने उस चीज का विरोध किया था। चलिए, विकास नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस तो तमाम तरह के आरोप लगा रही है, खरीद फरोख्त के आरोप है, इसको किस नज़र से देखते हैं? अरे ये तो सब झूठ है, ये तो आरोप झूठे लगाते रहते हैं। ये अपने वादे पूरे नहीं किए और दूसरों को झूठ फरोख के में आरोप लगाते रहते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हम विकास की लड़ाई है और विकास की लड़ाई लड़ेंगे और अच्छी तरह जीतेंगे। आप शुरू से बीजेपी में? हाँ, मैं शुरू से ही बीजेपी। लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के वो तमाम सारे नेता कार्यकर्ता लंबे समय से झंडा बुलंद किए रहे, उन्होंने पोस्टर बैनर लगाए, लड़ाई लड़ी, लेकिन अब एकदम से कांग्रेस के लोग कैसे एडजस्टमेंट होगा इसको, या मानते हैं आप भी, चूंकि लंबी आपने राजनीतिक यात्रा की है, कि एक चुनौती बीजेपी के सामने है, या फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तो अपने हमारे विकास की लड़ाई है और हम लड़ते रहे, और हमारे क्षेत्र का विकास जब तक अच्छा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र का विकास किया है और हम विकास की लड़ाई लड़ेंगे और हम यहाँ से सफल होंगे। चलिए, यही लड़ाई है। हाँ, नहीं, ये बीजेपी एक कार्यकर्ता के आधार पर बनी हुई पार्टी है। इसमें जो कार्यकर्ता काम करता है उसको मौका मिलता है। अभी जिन प्रत्याशियों को खड़ा किया है, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपना त्याग पत्र देकर, तो उनको मौका मिलना स्वाभाविक था। पर उसके बाद हर उस कार्यकर्ता को मौका मिलेगा जो पार्टी में काम करेगा। इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो भी आता है उसका स्वागत है, वो सब उसमें शामिल हो जाते हैं, सब एक परिवार के साथ हैं। अभी जिनको भी असंतुष्ट हैं, पर वो सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मनमुटाव था, वो शायद दूर हो चुका है। दिन तक अब तो चुनाव आ ही गए, नहीं हो चुका है दूर, सब शामिल हो चुके हैं इसमें, सब जी जान से लगे हुए हैं, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है किसी भी तरह का। तो चलिए, कुछ और लोग यहाँ पर, उनसे भी चर्चा करके लेते हैं। क्या देख रहे हैं मोबाइल में? अपडेट चल रहा है क्या? नहीं सर, वो तो देख रहे हैं पत्रकार वार्ता। क्या आपको लगता है इस चुनाव को लेकर? मुकाबले की ही बात कर लें, तमाम सारे चुनाव हुए, मुकाबले को क्या मिला और आगे किस तरह की दरकार इस क्षेत्र को लेकर है? वैसा सर कुछ नहीं है, दूध पानी में या पानी दूध में, दोनों एक हैं। पुराने कार्यकर्ता भाजपा के हों, अब वो सब इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और जीत पक्की है, जीत होगी। क्या ये लड़ाई है कुछ और लोग से? आप नहीं, हाँ चलिए, कुछ और लड़ाई क्यों भाई? अभी तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आप बीजेपी के साथ में हैं। आप तो ये जो लड़ाई है, क्या लग रहा है आसानी से सीट निकल जाएगी, कि कहीं लग रहा है कि टाइट पोजीशन है? नहीं, हम यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को तो मुकाबले में ही नहीं मान रहे। मुकाबले विधानसभा में तो एक तरफा मुकाबला है, बस इतना ही कहना चाहूँ। चलिए, एक तरफा मुकाबला है। भाई से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शिवपुरी की बहुत चर्चा हो रही थी। मैं भी कहीं ना कहीं शिवपुरी में रहा हूँ, भले अभी भोपाल में हूँ। इस सीट को लेकर जिस तरह से भाई कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगी, या आपको लगता है कि अभी टाइट पोजीशन है, 1-2 दिन में और हवा बनेगी? कोई टाइट नहीं है यहाँ पे मुकाबला, क्योंकि जब विकास की गंगा बह रही है शिवराज जी की, इसलिए कोई मुकाबले में नहीं, एक तरफा मुकाबला है यहाँ पे। हम कुछ 6-7 दिन से क्षेत्र में भाई साहब के साथ, जनता में उत्साह है भाजपा को चुनाव जिताने को लेकर। लेकिन किसानों का है यहाँ, चलिए किसानों की बात आ गई। कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा है 2018 विधानसभा चुनाव में, और ये भी कहा जाता है, सही भी है, कि इसका फायदा कांग्रेस को मिला। अब लेकिन जो चुनाव है, ये एक तरफ कर्ज माफी का दावा है कि मैंने की, दूसरी तरफ कर्ज माफी नहीं हुई। जाते हैं, चूंकि आप कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है तमाम लोगों के पास जाते होंगे। किसान क्या कह रहा है इस चुनाव के लिए? किसान खुश है साहब, मुआवजा मिल रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट में तो कुछ मिलता नहीं था। रही कर्ज माफी की बात, तो हमारे क्षेत्र में भी माफ नहीं हुआ, जहाँ भी नहीं हुआ, कोई का 50 रुपया, कोई के 5000 रुपया, बाकी वादा तो 2 लाख का था ना, कराई नहीं उन्होंने। युवा हैं आप, युवाओं बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला साहब, 4000 रुपये की प्रॉमिस थी, लैपटॉप बंद कर दिए थे, साइकिल बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया था। मामा तो बेचारा फीस भी भर रहा है, लैपटॉप भी बांट दिए, सब दे रहा है। क्या कैंडिडेट के अलावा क्या फैक्टर आपको लग रहे हैं कि जो पार्टी को, बीजेपी को प्लस करते हैं? साहब, यहाँ 2 उपचुनाव हो गए, इतना विकास कार्य हो गया, जनता सब कुछ देख रही है। कुछ रह भी गए थे पिछले उपचुनाव के बाद, वो भी शिवराज जी ने अभी पूरे कर दिए, काम चालू है, जनता में उत्साह है। महाराज का फैक्टर ये कहा गया कि जो उनको स्थान कांग्रेस में मिलना चाहिए, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम पर सरकार आई थी, तो क्या सिंधिया फैक्टर है इस चुनाव में? साहब, जनता के दिलों पे राज करते हैं महाराज,
उनका यहाँ की जनता से परिवार का नाता है, तो वैसे ही सब लोग चाहते हैं जनता के महाराज को। तो चलिए, तमाम सारे फैक्टर हैं और कैमरा पर्सन इमरान से कहूँगा एक बार एक कैमरा घुमा दें, तमाम सारे लोग आ जाएं, क्योंकि मैं जहां पर बैठा हुआ हूं जाहिर सी बात है, और यहां पर वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो यहां पर आएंगे और उनसे हमारी फिर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वन, मुकाबली। उपचुनाव की जंग जारी है। मौजूद हूँ मुकाबली विधानसभा सीट पर और हमारे साथ में है बीजेपी कैंडिडेट ब्रजेंद्र सिंह यादव, शिवराज कैबिनेट के मंत्री हैं। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदली, 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, फिर बीजेपी में शामिल हुए और अब मैदान में हैं हम। हालांकि एक पेड़ के नीचे यहाँ पर खड़े हुए हैं, छाया है, ठंडक है, लेकिन मुकाबली सीट पर जो चुनाव प्रचार है उसमें गर्मी है। बात करेंगे तमाम सारे मुद्दों को लेकर। ब्रजेंद्र सिंह जी, 2018 का चुनाव कांग्रेस, अब बीजेपी, कैसा अंतर पा रहे हैं जब जनता के बीच में जाते हैं? देखो, 2018 का चुनाव मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक कांटे की टक्कर थी और कांटे का मुकाबला हुआ था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन उस चुनाव में और इस चुनाव में ज़मीन और आसमान का अंतर है, चूँकि जनता समझ चुकी है मध्य प्रदेश की कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता के साथ धोखा दिया, छलावा किया, जनता से झूठ बोला। तो ये जनता मध्य प्रदेश की समझ चुकी है और ये चुनाव जो आप लोग समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान चुनाव, पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है ये चुनाव। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी, अगर बात करें तो कांग्रेस तो तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर लगा रही है। चुनाव प्रचार में अगर उनका एजेंडा है तो एजेंडा यही है कि वो तो कह रहे हैं कि मुद्दे कुछ नहीं है, लोकतंत्र बचाना है, प्रजातंत्र बचाना है, इसकी ये लड़ाई है। अच्छा, लोकतंत्र बचाना तो मतलब मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, कांग्रेस के भ्रष्टाचार करें तो लोकतंत्र बच जाएगा, उनका यही कहना है ना भाई। उनका तो सुनो, मैं बताऊं, उनके पास मुद्दा तो कोई बचा नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता ये पूछती है कि आप तो ये बताइए कि आपने 15 महीने में क्या किया। जनता ये नहीं पूछेगी कि लोकतंत्र की चिंता तो कांग्रेस को कितनी है, ये पूरा अपना देश जानता है। अगर मोदी जी ना होते तो आज देश कहाँ पर होता, कांग्रेस की सरकार में कहाँ पर था। धारा 370 जैसी, राम मंदिर जैसे मुद्दे जो कांग्रेस कहती थी कि ये सपने बता रहे हैं, वो सपनों को साकार करके दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने। तो कांग्रेस के पास आज की तारीख में मुद्दा कुछ नहीं है, केवल उनके पास आरोप लगाना बचा है। और जनता सब जानती है, आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाते हैं, इनसे विकास नहीं होता, देश का भला नहीं होता। एक दूसरे पर आरोप लगाने से भला नहीं होता देश का। जनता तो ये पूछ रही कि आपने क्या किया, विकास क्या किया। आज हम जब जनता के बीच में जाते हैं, जब बात करते हैं, 15 महीने के पूछते हैं कि 15 महीने में, तो वो कहते हैं 15 महीने से आपने हमको कुछ दिया ही तो नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं दिया हमने, आपने हमको सब कुछ दिया, विधायक बनाया 2-2 बार, लेकिन हम जिस अपेक्षा से बने आपने हमें उस अपेक्षा से चुना। और जब हम पहुँचे वहाँ सरकार बनाकर, तो हमने जो अपेक्षा की माननीय मुख्यमंत्री जी से, कमलनाथ जी से, हमने मांग रखी कि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, पहली बात तो समस्या से हम बाद में निपटेंगे। जो हमने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया, हमको एक एक करके पूरा वचन तो पूरा करना कि नहीं। एक सबसे पहला वचन, जिस वचन के नाम पर, जिस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन में हम कर्जा माफ नहीं कर पाए तो 11वें दिन हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुला उजागर मंच पे से घोषणा थी, लेकिन कितना बड़ा झूठ। 10 दिन तो गए ठीक, मुख्यमंत्री गया ठीक, ना आपने तो कर्जा माफ किया ना मुख्यमंत्री बदला, लेकिन 15 महीने हो गए। जनता के पास जब हम जाते, जनता सबसे पहले यही पूछती कि कर्ज माफ का क्या हुआ विधायक जी, आपने तो 10 दिन का कहा था, अभी तक तो कर्ज माफ नहीं हुआ। तो हम भी कहाँ तक झूठ बोलते जनता से। तो जनता ये समझ चुकी थी कि केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं है कांग्रेस पास। लेकिन कमलनाथ तो 21 लाख लोगों का डाटा लिए घूम रहे हैं, बता रहे हैं 21 लाख लोगों का हमने कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी से ये पूछें आप
कि कमलनाथ जी जब सरकार बनी थी, जब हमने डाटा बनवाया था कि मध्य प्रदेश के किसानों का कितना कर्जा, लगभग 50 लाख किसानों का कर्जा माफ, वो भी 45,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ का कहा था कि जो हमने सरकार जैसी बनी, हमने टोटल जोड़ा कि भाई कितना कर्जा माफ होगा, तो लगभग 45,000 करोड़। तो कमलनाथ जी से ये पूछिए कि कितने हजार करोड़ का आपने कर्जा माफ किया। भाई आपके पास डाटा है, तो डाटा तो जनता के पास भी प्रमाण पत्र है, तो वो प्रमाण पत्र को मिलाए ना उनके डाटा से, कि जो प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है उस किसान से पूछा कि तेरा कर्ज माफ हुआ कि नहीं, वो जवाब देगा ना मंच पर। ऐसे झूठे प्रमाण पत्र तो कोई भी बंटवा दे। अभी सरकार है, झूठे प्रमाण पत्र छपवाओ, बांट दो जनता को कि हमने ये विकास कर दिया, हमने ये काम कर दिया। ये जनता समझ चुकी है, उनके पास कुछ नहीं बचा, बस डाटा लेके घूम रहे हो, डाटा लेकर ही घूमते रहेंगे अब, और उनके पास अब कुछ नहीं है। आप बहुत आसान है, जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत आसान ये चुनाव है। पिछले चुनाव की बात करें, क्या माना जाए, अब तमाम सारे चेहरे आपके साथ में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान से तमाम चेहरे, यही कॉन्फिडेंस है आसान चुनाव का? नहीं, देखो दो चीज़ है, चेहरे भी हैं, कांग्रेस में तो चेहरा भी नहीं बचा। अगर हम बात करें ना, तो केवल सिंधिया जी के नाम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, ना कि कमलनाथ जी के नाम पर, ना दिग्विजय सिंह के नाम पर। और अगर बनी होती ना, तो अब जी 28 सीटें जिता के देख लेंगे, इसमें पता चल जाएगा इनको। चेहरे वाली बात है, ये बिल्कुल सत्य है कि आज जो जनता है ना, चाहे सिंधिया जी का चेहरा हो, चाहे शिवराज सिंह जी का चेहरा हो, चाहे मोदी जी का चेहरा हो, ये चेहरा देखकर और विकास देखकर, दो मुद्दे हैं। चेहरा जब देखा जाता है, जो आदमी विकास करता है उसी का चेहरा देखा जाता है, विनाश वालों का चेहरा नहीं देखा जाता। अगर चेहरा विकास ने किया तो इनका भी चेहरा दिखता है जनता को। तो जनता आज इनका चेहरा इसलिए नहीं देख रही, इनने कुछ नहीं किया, और इन लोगों ने किया है, वो दिख रहा है, विकास दिख रहा है। इसलिए उनको भरोसा है जनता को कि जो व्यक्ति विकास करेगा हम वोट उसको देंगे। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता ने देखी है। संबल योजना, जिससे सबसे ज़्यादा गरीब को फ़ायदा मिलता था, कमलनाथ जी ने सबसे पहले बंद की। हमारी आदिवासी महिलाओं की बात करें, शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपया महीना उनके खर्चा पानी के लिए देते थे, कमलनाथ जी ने सबसे पहले बंद की। आज हम सम्मान निधि की बात करें, आज चाहे किसान के खाते की 1 बिस्वा ज़मीन हो, उसको 6000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं, 4000 रुपये शिवराज सिंह जी ने दे दिए। फिर प्रधानमंत्री आवास 15 महीने में मध्य प्रदेश में एक आवास नहीं दिया। क्यों ऐसा भेदभाव किया आपने जनता के साथ में? आज मोदी जी एक तरफ से जो आवासहीन है, जो गरीब है, जिसकी टपरिया बनी है, कच्चा मकान, सबको आवास दे रहे हैं। तो जनता को ये विश्वास हो चुका है कि मोदी जी और शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी ही देश का भला कर सकते हैं, देश में विकास कर सकते हैं। इसलिए ये तो लुटाऊ खाऊ हैं, भ्रष्ट लोग हैं। 15 महीने मैं रहा हूँ सरकार में, मैंने देखा है कि जो कहते थे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे कि ट्रांसफर उद्योग, हकीकत में ट्रांसफर उद्योग ही चल रहा था, विकास नहीं चल रहा था। अगर विकास किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती इनके ऊपर। चलिए आखिर में मुगावली की जनता के लिए क्या? मुगावली की जनता ने जो मांगा था उससे ज़्यादा माननीय शिवराज सिंह जी ने और सिंधिया जी ने बगैर मांगे दिया है। क्षेत्र में दोनों ने बहुत विकास किया है। भले सिंधिया जी कांग्रेस में रहे तब उन्होंने विकास किया, शिवराज सिंह ने 15 साल विकास किया। आज मेरे क्षेत्र में ऐसी ऐसी योजनाएं दी हैं उन्होंने जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हम ये सोचते हैं कि अब कौन सी बड़ी योजना हम इनसे मांगे, और हमको विश्वास है क्षेत्र की जनता जो मांगेगी, जनता को विश्वास है कि वो जरूर इस सरकार में हमको पिछली लीड के मुकाबले इस बार क्या अपेक्षा है? कितनी लीड से बृजेंद्र सिंह यादव ये फतह करेंगे? लगभग 1-0 तो बढ़ जाएगी। चलिए आप देख सकते हैं जहां से शुरुआत हुई थी और वहीं पर भी हम अंत कर रहे हैं, क्योंकि कहा था कि जीत आसान है, जो चुनाव है उनके लिए वो आसान है और चेहरे से साफ झलक रहा है। लेकिन 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 10 को नतीजे आएंगे। देखना होगा मुगावली की जनता कैसा प्रत्याशी, किस तरह के प्रत्याशी चुनती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, मुगावली। जनता के बीच में धोखा दे के गए हैं विधायक और पूर्व सांसद। जनता इसका बदला चुकाना चाहती है। दूसरी बात, जो सिंधिया जी ने बोला था कि हम सड़क पर उतर जाएंगे, सड़क पे क्यों उतर रहे थे? किसानों कर्जा माफ। जब इनकी सरकार गिरा दी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में और इनने सरकार बना ली, अभी तक सिंधिया जी ने एक बात नहीं कही कि किसानों कर्जा माफ। सरकार 6-7 महीना हो गए बने, और विधायक जी की तो आप कारनामा सब पते ही हैं।
हम हो रहे तो कभी यार पंच बन जाते, पंच को इस्तीफा नहीं देते। ये तो इतने बड़े सम्मानित पद को इस्तीफा दे चुकी, तो बिना लूट के तो दो नहीं। वो जो ऊपर से खबर चल रही है कि 35 करोड़ में बिकी है, हम तो गिन भी गई नहीं। मनो जो हल्ला मचा है, बात सब में फैल रही है, तो कोई झूठी बात नहीं हो सकती। हमारी जो अधूरी योजना रह गई हैं, जैसे कि कर्जा माफी वाली योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, रोजगार वाली योजना है, गौशाला निर्माण वाली, जो कमलनाथ जी की जो वचन पत्र में हमारी जो सरकार बनी थी, उन्हीं योजना को हम पूर्ण करेंगे। और आगामी जो चुनाव मतदान है, जनता हमका साथ देती है, तो अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो इन्हीं योजना को हम लागू करवाएंगे। मुकाबले तो सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, तमाम सारे मुद्दे मुगाबली विधानसभा सीट पर हैं। जिस तरह से हमने जनता का मूड जाना, जनता से समझने की कोशिश की कि 2 साल के भीतर ही यहाँ एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है, कितना विकास इस मुगाबली विधानसभा सीट पर हुआ है। अलग अलग मत, अलग अलग विचार वोटरों के हैं। वहीं जानने की कोशिश की जो मैदान में प्रत्याशी है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के, कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। हालांकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जो मुद्दे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, वो दावे और वादे हैं, सिर चढ़कर बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि मुगाबली की जनता किसको अपना आशीर्वाद देकर सिरमौर बनाती है। ये तो 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। हमारी इस पड़ताल में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे एक नई विधानसभा सीट की चुनावी पड़ताल के साथ। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, मुगाबली।